सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम पर, जो हम आपके लिए डेली नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं आपसे बात करने के लिए। तो यार ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ा करो और हमसे बातें भी किया करो। और आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला है। तो मयंक, बताओगे आज का टॉपिक क्या है हमारा? 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ, नहीं चाहिए लोन, नहीं चाहिए। नहीं, हम कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किए हैं भाई, हम कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किए हैं। फोन रखो, काम कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। आइडिया लगा? ऐसे बहुत सारे कॉल्स आपको आते रहते होंगे, ट्रू कॉलर लिखाता होगा भाई स्पैम, फिर भी हम उठा के हाँ भाई कौन है, हमारी लॉटरी लग गई है। अच्छा, ओहो, अच्छा ओटीपी चाहिए, अच्छा कार्ड डिटेल्स चाहिए, हाँ बता दिया, ओटीपी बता दिया, और फिर पता नहीं पैसे क्रेडिट होने की जगह डेबिट हो जाते हैं। बर्बाद। तो बस उसी पे आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है फिशिंग पर, जो फ्रॉडुलेंट कॉल्स आपको आते हैं, और उसके अलावा कितने नए नए तरह के फ्रॉड आ चुके हैं आजकल। क्योंकि देखो, देश हमारा डेवलप कर गया है, टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर गई है, उसके साथ साथ ये फ्रॉडस्टर्स भी बहुत डेवलप हो गए हैं। जितनी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उतने साइबर क्राइम भी डेवलप हो रहे हैं। हाँ, यही होता है, ज्यादा डेवलपमेंट के भी कुछ नुकसान होते हैं। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे कि भाई क्या है ये सब, क्यों हो रहा है, और कितने नए नए तरीकों से हो रहा है। तो भाई इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो क्या है कोमल, बताया जाए, आपकी क्या रिसर्च है इस बारे में? सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था हमारे साथ, मैसेजेस में। जो हमारे पास मैसेज आते थे और उससे हमारे जो पैसे थे वो कट जाते थे। तो उससे स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली के ही कुछ केसेस हमने स्टडी किए थे अभी लाइव आने से पहले। तो उसमें बताया गया था कि उनके पास मैसेज आते हैं कि उनका कोई बच्चा बीमार हो गया है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, स्कूल से हम कॉल कर रहे हैं, या फिर वो कहीं खेलने जाता है तो वो वहां से उनके पास मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपका बच्चा यहाँ पे खेलते खेलते गिर गया, उसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं और इसके लिए हमें पैसे भेज दो इसके ट्रीटमेंट के लिए। और जब वो पूछते हैं कि भाई कहाँ पर आना है तो उसका एड्रेस वो नहीं बताएंगे। तो भाई साहब ये भी, और मैं बताता हूँ कि सबसे शुरुआत में तो ये टेक्स्ट मैसेजेस पे चालू हुआ था, जब ये सब 3G वगैरह का जमाना, जब 3G वगैरह चलता था, 2G वगैरह, तब हमारे पास वो कीपैड वाले फोन होते थे ना, उस पर टेक्स्ट मैसेज आता था कि कोका कोला कंपनी की तरफ से आपकी लगी है 1 करोड़ की लॉटरी जानने के लिए। यार ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भी हाँ, तो बस उसमें अगर आप फंस गए कि ओ 1 करोड़ की लॉटरी लगे, ओह माय गॉड। पहली बात तो लॉटरी, अगर आप, सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा फ्रॉड ऐसे ही लॉटरी वाले सिस्टम से ही होता है कि आपकी इसमें लॉटरी लग गई, आपकी उसमें लॉटरी लग गई। जब तक आप कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदते हो तब तक आप उस लॉटरी में पार्ट ही नहीं ले रहे हो। तो जब कोई टिकट खरीदा ही नहीं है तो तुम्हें मैसेज आ कैसे रहा है कि लॉटरी लग गई तुम्हारी? उसके लिए टिकट लेना पड़ता है ना। तो भाई सबसे पहले तो इससे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हुआ था कॉल से। उसके वो बाद मैसेज भेजते थे, कॉल करके बोलते कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और आपके फोन पे एक ओटीपी आया होगा। हाँ, वो इस ऐप का है, वो कोई भी ऐप बता देते थे कि भाई हम इस ऐप से हैं और आपके पास कोई ओटीपी आए, हमें उसके लिए लॉग इन करना है तो हमें बस ओटीपी बता दो। और वो होता गया था कि जैसे, और उसके बाद में क्या था कि स्क्रीन शेयर का भी कुछ आया था कि वो ओटीपी भेजते थे, जैसे वो स्क्रीन शेयर करके उनका ओटीपी मांगते थे तो साथ में वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो था कि ईमेल पे कोई मीटिंग चल रही है और उसके बाद उन्होंने उसी टाइम पे स्क्रीन शेयर करवा रखी है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग का चल रहा है और उसी टाइम पे वो उनको ओटीपी भेज के अपने अकाउंट से वो कर लेते थे और उनके अकाउंट से वो पैसे कट कर लेते थे। उनको पता भी नहीं लगता था कि उनके फोन पे कब ओटीपी आया है, कब उन्होंने वो देख लिया और कब उनके बैंक से पैसे कट हो गए। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे फ्रॉडुलेंट कॉल्स आते हैं और बहुत कुछ तो बहुत फनी भी आते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में आपका हुआ है सिलेक्शन। भाई साहब, अमिताभ बच्चन की इतनी खराब मिमिक्री मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मेरे को 2-3 आ रखे हैं व्हाट्सएप पे, एकदम कौन बनेगा करोड़पति का ट्यून बजेगा, नमस्कार आवाम, मैं बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन और आपका कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया है। अगर आपको इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना है तो कृपया अपना फोन नंबर और बैंक अकाउंट यहाँ शेयर करें।
यार अब तो बैंक ने भी बोल दिया है कि अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करे। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि भैया कुछ भी अगर कोई मांग रहा है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आधार कुछ भी मांग रहा है, नहीं देना है अनटिल अनलेस आपने वहां पे जाके खुद से वो चीज वेरीफाई करानी है तो करा। तो अब चलिए मैं आपको कुछ मतलब किस्से भी बताता हूँ। आपके कोई किस्से हैं कि नहीं? किससे हम उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई आया है, तो उससे भी कितने सारे फ्रॉड बढ़ गए हैं। डीप फेक। तो आप बताओगे हमारे दर्शकों को कि डीप फेक क्या होता है? तो डीप फेक होता है कि जब आप किसी दूसरे इंसान की बॉडी पे किसी दूसरे इंसान की शक्ल चिपका देते हो, और वो आजकल एआई के थ्रू इतना आसान हो गया है कि कोई बता भी नहीं सकता कि ये कोई दूसरा इंसान है। अब जैसे अगर एआई का यूज करके आपने मेरी शक्ल उठा के किसी दूसरे की बॉडी पे चिपका दी, तो एआई इतने स्मूथली वो चीज कर सकता है कि पता भी नहीं चलता सामने वाले को कि अच्छा ये मैं नहीं हूं। तो इसके बहुत सारे आपको नुकसान भी है भाई साहब। अभी रिसेंटली जैसे मैंने देखा था कि सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जहां पर उनके शक्ल को यूज करके एक किसी ऐप ने अपनी एडवर्टाइजमेंट बना दी। सचिन तेंदुलकर ने उसको वेरीफाई किया। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये मैं बिल्कुल नहीं हूं, ये डीप फेक के थ्रू मेरी वीडियो बनाई गई है। ऐसे ही लास्ट ईयर रश्मिका मंदाना के साथ भी हुआ था, उनका फेस लगा दिया था, रश्मिका मंदाना का फेस उठाकर किसी दूसरे मॉडल के ऊपर चिपका दिया गया था, जिसकी वजह से वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था उसके बाद। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी, और डीप फेक कहीं ना कहीं बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुका, क्योंकि आज की डेट में एआई आवाज भी कॉपी कर सकता है। अब सोचिए सचिन तेंदुलकर, मतलब ही ये है यार, वो आवाज कॉपी करता है, हमारी जो फेस है उसको कॉपी करता है, और जो हमारा टोन है बोलने का वो भी वो एक्चुअल कॉपी कर लेता है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जो उन्होंने वीडियो शेयर किया उस एडवर्टीजमेंट का, उन्होंने कहा कि अगर लिप सिंक सही से हो जाता है तो किसी को नहीं पता चलता कि ये मैं नहीं हूं, जस्ट बिकॉज जिन्होंने भी वो ऐड बनाया था उन्होंने लिप सिंक अच्छे से नहीं किया। मतलब साफ पता चल रहा है कि सचिन तेंदुलकर के होंठ जैसे हिल रहे हैं, वो आवाज के साथ मैच नहीं कर रहे, उसकी वजह से पकड़ में आया। वरना अगर लिप सिंक सही होता तो कोई नहीं मान सकता था कि वो सचिन तेंदुलकर की वीडियो नहीं है। आवाज बिल्कुल सेम, शक्ल बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम, लेकिन सिर्फ लिप सिंक गलत थी जिसके वजह से वो पकड़ में आए। तो आप सोचिए एआई कितने हद तक आगे जा चुका है और इससे कितने फ्रॉड जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप आवाज तक कॉपी कर सकते हो। कल को सोचो अगर सच में किसी ने बिल्कुल सेम टू सेम अमिताभ बच्चन की आवाज में या शाहरुख खान की आवाज में आपको कॉल करके बोल दिया, तो भाई बहुत लोग तो होंगे जो मान जाएंगे कि अरे हाँ भाई आवाज से तो बिल्कुल लग रहा शाहरुख खान है। तो इस सब का ध्यान बहुत देना पड़ेगा। और कुछ स्टोरीज बताइए कोमल, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, मेरे पापा को कोई फोन करके बोलता है कि हम बोल रहे हैं आपके बैंक से, तो हमें आपकी कुछ डिटेल चाहिए कि हमें आपका अकाउंट वहां पर वेरीफाई कर दे, अभी आपका अकाउंट बंद होने वाला है। अच्छा। तो हमारा अकाउंट है, मतलब पापा पुलिस में है, तो पापा का अकाउंट HDFC के उसमें है, बैंक में है। तो वो क्या है कि पुलिस वालों के लिए उसमें कुछ होता है, अभी इतना डिटेल में मुझे पता नहीं कि उससे क्या प्रॉफिट होता है पुलिस वालों का, तो वो उनसे लिंक्ड है। तो पापा के पास फोन आता है कि आपका ये अकाउंट है और आपका ये अकाउंट बंद होने वाला है। पापा, पता ही था पापा को कि ऐसा चल रहा है, स्कैम चल रहा है, और ऊपर से पापा पुलिस में है। तो पापा के पास फोन आता है तो पापा कहते हैं कि हाँ कौन सा अकाउंट नंबर बताना जरा। कहता है सर वो तो अभी हम आपको वेरीफाई करके बताते हैं आपका नंबर क्या है, पहले आप ना अपना वो शेयर कर दीजिए, आपके पास हमने एक OTP भेजा है उसको शेयर कर दीजिए हमारे साथ। और वो कहते पहले तुम मेरा नाम भी बता दो कि मेरा नाम क्या है। बोले कि सर आपका नाम तो धर्मेंद्र है, क्योंकि ये पापा का जो नाम था वो उनके नंबर पे तो आता ही, उन्होंने कहीं से नंबर तो निकाला ही है। तो कहते चलो ये ठीक है, आपने नंबर बता दिया, मेरा नाम बता दिया मेरा। उसके बाद में जो भी आपके पास, क्योंकि बैंक की डिटेल जो होती है उसमें तो सब कुछ होता है, अगर आप बैंक से बोल रहे हो तो पूरी डिटेल होगी आपके पास, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई भी डिटेल नहीं थी, क्योंकि पापा ने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी पूरी डिटेल कर ही नहीं रखी है शेयर, तो उनके पास बाकी डिटेल होती कहाँ पे। पापा बोले तू रुक बेटा अभी 10 मिनट,
मैं अभी तेरे को बताता हूँ कि तू कौन से बैंक से बोल रहा है। और उसके नेक्स्ट 10 मिनट में ही पापा ने किया, क्योंकि साइबर वालों का नंबर तो होता ही है पापा के पास पुलिस में जो है, तो पापा ने किया उनके पास फोन, और उन्होंने अगले 5 मिनट के अंदर ही उनकी पूरी डिटेल निकाल दी होगी, और उनको फोन करके बोलते हैं या तो तुम सुधर जाओ या फिर हम अभी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। भाई ये मतलब गलत बंदों से पंगा ले लिया, पुलिस वालों से नहीं लेना चाहिए पंगा ये सब चीजों में। अब जैसे मेरे साथ किस्सा हुआ था, मेरे को फोन आया ब्लू डार्ट से, उन्होंने कहा कि ब्लू डार्ट से मैं बोल रहा हूँ। तो ब्लू डार्ट से उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि सर आपका कोई ऑर्डर आया हुआ है नीचे, आप जाके उसको कलेक्ट कर लो और ओटीपी जो आया है वो हमें बता दो। मैंने कहा भाई अब देखो, इंसान को पता होता है कि उसने कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। मैंने उस डेट से 1 हफ्ते पहले तक कुछ ऑर्डर किया ही नहीं था, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ भी डिलीवर होना पॉसिबल था नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। नहीं सर आपने किया है, ये आपने शायद नहीं किया होगा, आपके लिए किसी ने भेजा है, लेकिन ये आपके ही एड्रेस पे भेजा गया है और नीचे हमारा लड़का खड़ा है, आप चले जाओ और उसको ओटीपी बता देना, हमें कॉल पे ओटीपी बता दो, आपका ऑर्डर नीचे है, आप जाके कलेक्ट कर लो ओटीपी बता के। मैंने कहा भाई जब मैंने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है, और ऑब्वियस ही बात है कोई मुझे गिफ्ट भी करेगा तो मेरा फोन नंबर तो डालेगा, मेरे फोन नंबर में मुझे किसी से मैसेज तो आएगा ना, जिस कुरियर के थ्रू भिजवा रहे उसी कुरियर का मैसेज आता है कि हाँ भाई दिस ऑर्डर आईडी के साथ, और मतलब ठीक है प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं रहती है उसमें, अगर वो गिफ्ट करता है तो ऑर्डर आईडी लिखा रहता है कि हाँ भाई यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैकिंग इन्फो रहता है। मेरे पास कुछ भी नहीं आया था ब्लू डार्ट का, ये सिर्फ कह रहे हैं फोन पे कि मेरा ब्लू। मैंने कहा कि भाई ये गलत चीज है, तुम मेरे को गलत बोल रहे हो, और मैंने फोन काट दिया। फिर उसे दोबारा फोन किया कि अरे सर आपने फोन कैसे काट दिया, हमारा लड़का नीचे खड़ा है ये वो। मैंने कहा सुनो देखो मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो कृपया करके मत करो, और अभी हम बिल्कुल मूड में नहीं है, अब दोबारा कॉल मत करना वरना देख लो। मैंने फिर कट किया, अब फिर इसने कॉल किया तो मैंने उस टाइम कॉल काट दिया। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपको पता करना है कि बंदा कहां से फोन कर रहा है और उसका असली नाम क्या है, नेवर डू इट ऑन ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर पे वो लोग अपना नाम फेक करके ब्लू डार्ट नाम से कर देंगे सेव या कुछ नाम, क्योंकि मुझे जो कॉल आ रहा था उसमें लिखा आ रहा था ब्लू डार्ट करके कुछ लिखा आ रहा था ट्रू कॉलर पे। मैंने कहा रुक बेटा तुझे बताता हूँ। मैं उसका नंबर कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया उसको पेटीएम पे। पेटीएम की यूपीआई आईडी में मैंने उसका नंबर पेस्ट किया। अब पेटीएम पे उसका नाम आ गया और कहां से है वो आ गया। तो मैंने कहा सुन भाई तेरा नाम ये है तो यहां से है ना। अगला कॉल किया तो सीधा पुलिस आई तेरे घर पे, मैं कुछ नहीं बोल रहा फिर। तो उसके बाद उसने कहा कि इससे ज्यादा तुम कुछ पता नहीं कर सकते और उसने फोन काट दिया। मैंने कहा रुक। तो ऑब्वियस ही बात है इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन आपके साथ ये फ्रॉड कर रहा है और कहां पर वो रहता है। तो अगर ऐसा कोई फ्रॉड कॉल आपको आता है, लाइक ट्रू कॉलर पे कुछ भी लिखा है उसको बिलीव मत करो, उसको उस नंबर को कॉपी करो, पेस्ट करो किसी दूसरे ऐप पे, किसी ट्रस्टेड ऐप पे जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे, जैसे पेटीएम पे हो गया या फिर फोन पे हो गया। तो यहाँ पर लोग अनुमान जो है गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालते, यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके बाद भी आपको शक है तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को फोन करो और उनको कहो कि मुझे इस नंबर से ऐसा कॉल आया है, प्लीज मुझे वेरीफाई करके बताइए कि ये कहां से कॉल आया है और किसके नाम से ये नंबर रजिस्टर्ड है। तो वो आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसा कोमल ने बताया भी कि भाई 5 मिनट लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम वालों का नंबर सिर्फ पुलिस वालों के पास होता है, आपके पास मैसेज आते हैं साइबर क्राइम वालों के भी कि अगर कोई भी ऐसा फ्रॉडुलेंट कॉल आता है तो इस लिंक पे जाएं या फिर इस नंबर पर कॉल करें, टोल फ्री नंबर पर। उस टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है और 10 मिनट के अंदर आपके पास उस पूरे फ्रॉडस्टर की डिटेल आ जाएगी कि हाँ भैया। और साइबर क्राइम नंबर है 1903। देखिए नंबर भी पता है, 1903 पे कॉल लगाइए और बस कहिए कि सुनिए इस नंबर से मेरे को कॉल आ रहा है, मुझे पता करना है कि ये वैलिड या जेन्युइन है कि नहीं। चलो ये तो पुरानी बात हो गई, अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है जिससे लोग फ्रॉड कर रहे हैं उस पे बात करते हैं। ये हाँ आजकल वो क्या मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे याद है कि औरत को बंदे ने कॉल किया एक औरत को कि अरे आपका जो बेटा है वो रेप केस में पकड़ा गया है और अभी वो पुलिस स्टेशन में है, थाने में, तो आपको आके इसे छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो आप हमें
बेल, आपको इसकी बेल करानी पड़ेगी। वो कहते हैं छुड़वा सकते हैं ना, वो कहते हैं कि इसकी बेल करवा लीजिए। हाँ। और अगर आप ऐसे ही सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बताइए, वो ऐसे ही सेटलमेंट इसीलिए तो बोलते हैं कि या तो बेल करवा लीजिए या ऐसे ही सेटलमेंट करवा लीजिए। हाँ। अब सोचिए, मैंने वो रील देखा, उसमें जिस औरत को इन्होंने कॉल किया है कि आपका बेटा यहाँ पर पुलिस स्टेशन में है, बेटा सामने टीवी देखते सामने पॉपकॉर्न खा रहा है और वहां ये कह रहे हैं कि जेल में आपका बेटा। ये अलग अलग तरीके। ऐसी एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। मेरे एक सर है, उन्होंने हमें बताया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उनके पापा को फोन आती है, जो हमारे सर है उनके फादर को कॉल आती है, कहते हैं कि आपके जो दोनों लड़के हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। वो यहाँ पर हमें, क्योंकि रात हुई थी, कहते हैं कि यहाँ पर वो हमें ड्रिंक करके मिले हुए थे गाड़ी चलाते हुए, तो हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और अब ये इनको छुड़वाना चाहते हो तो इनकी बेल के आप वो ले आओ, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, नहीं तो सेटलमेंट कर लेते। तो उनके फादर कहते हैं आप इनको फांसी पे चढ़ा दो, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। उसके पीछे रीजन ये था कि क्योंकि उनके दोनों लड़के एक तो उनके सामने बैठे काम कर रहे हैं और जो उनका दूसरा लड़का था वो अपने कमरे में सो रहा था। भाई यही होता है कि आप तो मतलब एक दो चीजें तो लाइक फ्रॉड कॉल्स करने वाले को भी थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए कि भाई तू ये क्या लॉजिक लगाते हो कि हाँ आपका बेटा जेल में, तुम्हें कैसे पता कि उसका बेटा उसके सामने नहीं है? अगर सामने हुआ तो। और ऑब्वियस ही बात है कि कभी भी ऐसा कुछ आपको कॉल आता है एंड आपको सच में लगता है कि हाँ हो सकता है कि क्या पता मेरे बेटे के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो गई हो, मेरे बच्चे के साथ, तो एक बार उस बच्चे को भी कॉल करके कंफर्म कर लो ना। एज अ पेरेंट आप उनको कॉल करके कंफर्म करो कि क्या हुआ भाई, बताओ ऐसा कॉल आ रहा है मेरे को, क्या कर रहे हो तुम? तो वो आपको एक सच बात बताएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी आपको सच बात बता देगा। कोई भी आप कॉल करा, आपने मान लिया, और बहुत लोग होते हैं जो मान जाते हैं। जैसे भी रिसेंटली शायद सुधीर चौधरी ने एक स्टोरी शेयर की थी। सुधीर चौधरी ने शेयर किया कि उनके पास एक कॉल आता है जिसमें वो बोलते हैं कि भाई आपका एक पार्सल हमने पकड़ा है और उसके अंदर ड्रग्स है, कुछ पासपोर्ट्स है, नकली पासपोर्ट जो होते हैं वो है, और एक लैपटॉप है उसमें, तो हमने ये पकड़ा है और आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तो उन्होंने बोला भाई मेरा तो कोई पार्सल है ही नहीं, ना मैंने कोई पार्सल करवाया। और वो जा भी रहा था म्यांमार, लखनऊ से म्यांमार जा रहा था भाई पार्सल। तो आप सोच सकते हो कि भाई सुधीर के पास कॉल आया तो वो बात करते हैं उनसे कॉन्फिडेंटली कि भाई मैंने तो ऐसा कोई पार्सल करवाया नहीं है। तो कहते हैं सर आप ही के नंबर पे है, और फिर वो उनको नंबर बताते हैं कि सर ये नंबर आपका, वो कहते हैं हाँ ये नंबर मेरा है। तो उसके बाद वो उनको प्रॉपर जो उनका शिपमेंट नंबर होता है वो भी उनको बताते हैं, पार्सल नंबर, पूरा नंबर उनको देते हैं और उनको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं भाई ऐसा हुआ है आपके साथ और अब आपके साथ ऐसा आगे हम वो एक्शन ले सकते हैं आपके साथ। कहते हैं कि हम आपको कनेक्ट करते हैं पुलिस के साथ में, तो आप उनको अपनी डिटेल शेयर कर दो। और कहते हैं कि आपने इसके अंदर अपना आधार कार्ड नंबर भी डाला हुआ है, इसमें आधार कार्ड नंबर भी आपका अटैच है। वो बार बार आधार कार्ड नंबर बोल रहे ताकि वो उनसे जान सके कि उनका आधार कार्ड नंबर क्या है, लेकिन उन्होंने अपना नंबर नहीं बताया उनको। कहते हैं कि वो फिर कहते हैं कि अपना जो ये है आप अपनी कंप्लेंट जो है वो पुलिस में करवा दीजिए ताकि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से यूज की जा रही है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं अभी कर देता हूँ। वो कहते हैं कि हम आपको कनेक्ट करें, और इतनी देर में वो फोन कट हो जाता है। मतलब बताइए, पुलिस मतलब क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द लोग तो पुलिस के नाम से डर जाते हैं कि भाई अब पुलिस पे बात आ गई है। वो चाहते तो यही थे कि वो घबरा जाए और उनके साथ में वो उनका नंबर निकलवाए और फिर उनके साथ फ्रॉड कर सके। जी, तो पुलिस के नाम पे तो लोग डर ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। अब कुछ लोग होते हैं हम जैसे लोग, जर्नलिस्ट लोग, जो नहीं डरते हैं, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनको पता है भाई जब आपको पता है कि आपने कुछ नहीं किया है तो पहली बात तो पुलिस से डरने की बात ही नहीं है। अगर जब पता है कि कुछ नहीं किया है तो पुलिस से डरने की बात नहीं, जब हाँ कुछ किया हो तो फिर समझ में आता है। ऐसा ही एक दिल्ली में एक डॉक्टर थी, उनके साथ हुआ, उनके 4.5 करोड़ रुपए लूट लिए उनसे। ऐसे बताइए, सोचिए एक डॉक्टर जिसने कितनी पढ़ाई करी है उनके साथ 4-4.5 करोड़ का ऐसा उनको लूट लिया गया। उनको भी ऐसे ही बोला गया था, 10th 12th फेल लोग ऐसा कर रहे हैं, और उनको भी ऐसा ही बोला गया था कि आपका शिपमेंट ऐसे पकड़ा गया और उसमें ये चीजें हमें मिली है। तो कभी उनके पास करते हैं साइबर क्राइम वाले नंबर, कभी करते हैं पुलिस वाले बनकर, कभी कोई बनकर करते हैं, और उनसे 4.5 करोड़ रुपए लूट लिए उन्होंने।
बताइए। तो मतलब इन सब चीजों के बारे में भी जागरूक होना बहुत जरूरी है हमारे ऑडियंस को। तो मतलब सही बात है कि ऐसे एक तो फ्रॉड कॉल बहुत ही खतरनाक टाइप के होने लग गए हैं आजकल। यार इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं कि लगभग एक दिन में आप 45 से 50 केसेस दर्ज हो जाते हैं। और इस 50,000 या 40 से 50,000 केसेस। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्या होता है ना कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो और अगले मोमेंट आप अपना कोई भी सोशल मीडिया खोल लो, आपको वही सारी चीजें दिखाएंगे। जैसे मैंने गूगल पे अगर कोई खाने की लोकेशन सर्च की ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे सिर्फ खाने ही खाने दिखाए जाएंगे। उसके बाद अगर मैंने अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जूते सर्च किए ना, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे जूते दिखाने लग जाएंगे कि हाँ भाई आप खरीदो। हमारी फीड वही वाली बन जाती है जो हमारी फीड वैसी बन जाती है जो हम सर्च करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीजन है कि भाई साहब हम लोग वैसे एप्स डाउनलोड करते हैं जो हमसे परमिशंस मांगते हैं कि हमें आपकी कैमरा की परमिशन चाहिए, हमें आपकी माइक्रोफोन की परमिशन चाहिए। मतलब आप सोचो, फोन पे हम बात कर रहे हैं किसी और से, फोन पे हमने बात किया खाने को लेके और अगले मोमेंट मुझे इंस्टाग्राम खाना दिखा रहा है। तो आप सोचिए कहां तक हमारी प्राइवेसी सिक्योर्ड है कि मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूं। अब सोचिए कि अगर मैं फोन पे, चलिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर किसी से फोन पे शेयर किया, तो आज के डेट में तो फिर वो भी सेफ नहीं है। अगर मैंने बैंक अकाउंट डिटेल्स ही फोन पर शेयर किया किसी के साथ कॉल पे, तो आज की डेट में तो वो भी शेयर करना मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही रिस्की है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गई है कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा ब्रीच होता है और बहुत लोग उसे बेचते हैं डार्क वेब पे, चाहे डार्क वेब पे बेचें, चाहे वो बिग डेटा करके वो खरीदें, गूगल से खरीदें या कहीं से भी खरीदें। इस चक्कर में मार्क जकरबर्ग भी बहुत बुरी तरह एक बार फंस गए थे, क्योंकि उनके ऐप से बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था। फिर अभी बोट के सीईओ अमन गुप्ता पर बहुत बड़ी बात आई है, क्योंकि बोट के जितने यूजर्स है, शायद 25 लाख या 30 लाख यूजर्स का डेटा जो है वो लीक हो गया है। तो आप सोचिए इतने लोगों का डेटा, क्योंकि आप देखिए आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन है। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आपने ईयरफोन्स खरीदे, आपको उसकी वारंटी करवानी है, तो वारंटी का जो उनका कार्ड रहता है उसमें भी लिखा रहता है कि आप इस साइट पर जाके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करा लीजिए। अब आप उस साइट पर गए, आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाली कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मेरा एज ये है, मेरा फोन नंबर ये है, मेरा ईमेल एड्रेस ये है। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी उस साइट को बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कराना है। और फिर उस साइट से अगर डेटा लीक हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नहीं पता कि आपकी ईमेल आईडी और आपका जो फोन नंबर है वो कितने लोगों के पास जा चुका है। इस कारण से बहुत ज्यादा फ्रॉड्स बढ़ चुके हैं आज के डेट में, क्योंकि आपको तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लोगों को आज भी लगता है कि भाई हमने अगर किसी को नंबर दिया नहीं तो उनके पास नंबर किसी ने तो दिया होगा। नहीं, आज के डेट में नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों के पास इतना डेटा है आपका कि वो कहीं से भी आपका नंबर और नाम निकाल के ले सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने रिसेंटली एक कॉलेज के बारे में सर्च किया था, एक एकेडमी के बारे में सर्च किया था कि हाँ भाई इनके कोर्सेज के बारे में मैं जानना चाहता था। बस मैंने गूगल पे सिर्फ सर्च किया, अगले मोमेंट, अगले 1 घंटे के अंदर मुझे उसी एकेडमी से फोन आ गया कि हाँ आपको क्या ये कोर्स करना है। सोचिए, मैंने ना उनका साइट खोला ना कुछ, मैंने सिर्फ गूगल पे सर्च किया उनका नाम और अगले 1 घंटे के अंदर मुझे कॉल आ गया। तो आप सोचिए कितने हद तक ये डेटा ब्रीच हो चुका है हमारा। और कहीं पे मैं तो कहता हूं कि कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, तो एक बार देख लो कि क्या वो वेबसाइट इतनी सिक्योर्ड है कि आप उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दो। पर्सनल इंफॉर्मेशन में नाम भी एडेड है, आपका फोन नंबर जो है वो भी एडेड है, ईमेल एड्रेस भी एडेड है, क्योंकि इन सब के जरिए आपको वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी अपना कांटेक्ट इन्फो या प्राइवेट इन्फो किसी भी साइट को देने से पहले जरूर एक बार वेरीफाई कर लें कि क्या वो साइट सिक्योर्ड है कि नहीं। और कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज्यादा डेटा ब्रीच होता है कि हम लोग सारे परमिशंस बिना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हुए दे देते हैं। हमारी परमिशन चाहिए भी नहीं होते, हम उसको भी अलाउ कर देते हैं जी कि ले लो भैया हमारी। अब जैसे मैंने देखा है कि कुछ गेम्स होते हैं, जैसे मैं फोन पे गेम्स खेलता हूं कभी कभी, क्रिकेट वाले गेम्स हो गए, फुटबॉल वाले गेम्स हो गए, वो मेरे से मेरे कैमरा और लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं। उससे पहले वो अपनी ईमेल आईडी मांगते हैं उसमें लॉगिन करने के लिए। ईमेल आईडी तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि आप
आपने मान लीजिए कि आपने ईमेल आईडी से गेम पे लॉगिन किया, अब आपको चाहिए कि आपका वो जो गेम में आपने वो प्रोग्रेस कर लिया, आप मान लो एक गेम में आप लेवल 12 तक पहुंच गए, तो अगर आपकी ईमेल आईडी लिंक्ड है उस गेम के साथ, तो आप किसी दूसरे डिवाइस में भी अगर उस गेम को लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल आईडी से, तो आप लेवल 12 पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर आपको शुरुआत से गेम शुरू करना पड़ेगा। ईमेल आईडी उस केस में समझ में आता है, लेकिन क्या एक क्रिकेट बेस्ड गेम या फिर एक फुटबॉल बेस्ड गेम को हम अपनी कैमरा के एक्सेस क्यों देंगे? उसे क्या करना है मेरा शक्ल देख के? मैं कोई भी हो सकता हूं यार, मैं गेम खेल रहा हूं, मुझे क्यों देना उसे कैमरा का एक्सेस? मैं क्यों दूं उसे अपने लोकेशन का एक्सेस? वो क्या करेगा मेरी लोकेशन जान के? इतनी ज्यादा पर्सनलाइजेशन मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है कि आप किसी को भी, इंस्टाग्राम को लोकेशन एक्सेस दे दिया, फेसबुक को लोकेशन एक्सेस दे दिया। एक बीच में मुझे याद है चला था ट्रेंड, सेंड एनोनिमस मैसेजेस। इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड अभी भी चलता है, सेंड एनोनिमस मैसेजेस, एनजीएल लिंक जिसे हम कहते हैं। या फिर बीच में सराहा एक आया था इसी के तरह का, जहां एनोनिमस आप लोगों को मैसेज भेज सकते थे। उस साइट से जितनी डेटा ब्रीच हुई है उसका कोई हिसाब नहीं है कि कितना डेटा ब्रीच होता है उस साइट से, क्योंकि आपको पता है ना कि आप जिसे मैसेज भेज रहे हो उसके लिए आप एनोनिमस रहोगे, उसकी तो गारंटी है, लेकिन जो साइट को ऑपरेट कर रहे हैं क्या उसके लिए आप एनोनिमस हो? वो तो आपका डेटा निकाल लेगा और वो उसको किसी भी कहीं पे भी बेच सकता है, किसी भी तरह से यूज कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फेक आईडी किसी प्रोफाइल पे बन जाएगी। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं। तो बट यार जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उससे तो और भी ज्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं। जैसा कि डीप फेक की हम बात कर रहे थे, तो ऐसे ही एक मैंने घटना पढ़ी थी अभी लाइव से पहले जब हम सर्च कर रहे थे इसके बारे में, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि एक बूढ़ा आदमी था, उसके पास कॉल आता है, फ्रॉड कॉल थी, उसने रिजेक्ट कर दी। देन उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग जाते हैं उसके फ्रेंड के नाम से। उसका पहले का फ्रेंड होगा, कोई बचपन का फ्रेंड होगा या फिर पहले का कोई फ्रेंड होगा, उसके पास मैसेज आने लग जाते हैं और फिर वो उससे बात करता है, उस पे फिर वॉइस कॉल भी आती है व्हाट्सएप पे, वो उसको उठा के बात करने लग जाता है। उसका जो बोलने का तरीका था, जो एक्सेंट था उसका, जो साउथ का थोड़ा सा टच था उसमें, तो वो उसको लगता है कि हाँ वो उसका फ्रेंड है, क्योंकि आवाज भी मैच कर रही थी और जो उसका एक्सेंट था वो भी उससे मैच कर रहा था। और उसके बाद में वो कंफर्म करने के लिए उसके पास वीडियो कॉल भी करता है। तो एआई के जरिए उन्होंने इतने अच्छे से उसका फेस बनाया हुआ था कि उसको लगा ही नहीं कि भाई ये फ्रॉड है। और उसने बोला कि भाई मेरे बेटी की शादी और मुझे 30,000 रुपए चाहिए। उसने उसको भेज दिए 30,000 रुपए। फिर अगले ही आधे घंटे के अंदर वो फिर से कॉल करता है और कहता है कि मुझे 40,000 रुपए और चाहिए। तब उसको शक होता है कि भाई ये मेरा फ्रेंड तो नहीं है, कोई और हो सकता है। तब जो उसके पास उसके दोस्त का जो पुराना नंबर था उसी पे कॉल करके वो उससे पूछता है, तो तब जाके उसको पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो बताइए, मतलब आज की डेट में डीप फेक के कारण आप कितने हद तक लोग जा चुके हैं फ्रॉड्स के लिए। और कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि हमें जागरूक होना कितना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। लाइक आज की डेट में आप आंखों देखी चीज पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास वीडियो कॉल आएगी ना तो आप खुद भी नहीं पहचान पाओगे कि वो फेक है। वही मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में आप आंखों देखी चीज पर भी भरोसा नहीं कर सकते, वो भी आपको धोखा दे सकती है। लेकिन उसमें बताया है अगर हम पहचानना चाहते हैं कि वो फेक वीडियो है हमारे बच्चे की या किसी और की, क्योंकि ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि जिसमें कह रहे हैं कि आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है और ये आपका बच्चा, इससे बात कर लो, और उसकी आवाज तो कॉपी करनी है उन्हें। एक बार फोन करके उन्होंने उससे बात कर ली होगी बच्चे से और वो आवाज कॉपी होगी उनके पास, तो उससे वो उनकी आवाज भी सुना देते, उनका फेस भी दिखा देते, जिससे पेरेंट्स को भी यकीन हो जाता है कि भाई सच में हमारा बच्चा इनके पास है। तो उसको पहचानने का उन्होंने एक तरीका बताया, अगर कोई फेक वीडियो है तो या तो उसको बोलो कि भाई अपना हाथ है वो ऐसे फेस के आगे हिलाओ। उससे क्या होता है, जो उसका फेस होता है वो थोड़ा आपको ब्लर या फिर जिगजैग टाइप में दिखाई देने लग जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने बताया कि उनका जो साइड फेस, जो हमारा साइड है, वो भी ऐसे जिगजैग लगेगा और प्रॉपर फेस जो है हमारा वो कटिंग दिखाई नहीं देगी उसमें। जी तो आप ये भी करके देख सकते हो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको शक है कि वीडियो आपके, अगर आपके कोई रिलेटिव या आपके किसी भी दोस्त या बच्चे का वो वीडियो जो है वो फेक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि क्या यहाँ पर ब्लेमिशेस फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो एजेस है ना ये फेस के, ये उसमें साफ दिखाई देते हैं अगर हम गौर से देखेंगे। दूसरा पता है, वो ये एजेस हमारे ना दिखे इसके लिए वो करते क्या है कि डिम लाइट रखते हैं अपने ऊपर, जी, डार्कनेस रखेंगे
ताकि उन्हें जो एजेस है फेस के वो क्लियर ना दिखे, सिर्फ ओनली फेस दिखे, जिससे कि बस उनको ये लगे कि हाँ ये हमारा बेटा है, एक तरह की परछाई मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही अगर हम डार्क में अगर किसी को देखेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा हमें। जी, तो बिल्कुल इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि डीप फेक के थ्रू मैंने कितने देखे हैं कि लोग लाइक सबसे खराब चीज जो मुझे डीप फेक का अभी तक यूज लगा है, कितने सारे मॉडल्स और कितने सारे सेलिब्रिटीज के लाइक भद्दे फोटोज, लाइक किसी दूसरे किसी वेबसाइट पे किसी दूसरी मॉडल की बॉडी पर उनका जो फेस है वो सबसे ज्यादा यूज यहीं से ही हो रहा है जी, उसका। सबसे ज्यादा यूज हो रही है। कितने खराब बात है कि आप किसी लाइक किसी की आइडेंटिटी का ऐसे बुरी तरह से उसका फायदा उठा रहे हो, और कहीं ना कहीं उससे उनके कैरेक्टर पर बात आती है, जो रश्मिका मंदाना के साथ हो, क्योंकि उनकी फोटो जिस मॉडल पर चिपकाई गई थी वो उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे, आउटफिट पहन रखा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा वल्गर किस्म का था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुई थी, बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुई थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो वीडियो तो रश्मिका मंदाना की है ही नहीं, वो एक डीप फेक वीडियो है जो किसी ने बनाई थी। तो ये देखिए कि कितने हद तक लोग गिर सकते हैं कि किसी वुमेन की मॉडेस्टी या कैरेक्टर पर इस तरह से क्वेश्चन उठाने के लिए वो डीप फेक वीडियो बना रहे हैं। और ऐसा हमने देखा सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ कि उनकी शक्ल यूज करके एक ऐप को प्रमोट किया गया, एक बेटिंग ऐप को प्रमोट किया गया, जिसमें बेट्स लगते हैं क्रिकेट मैचेस पे, या फिर लाइक जिसमें बताया जाता है कि पैसे कमाने का ये जरिया है। तो वैसे ऐप को, और सचिन तेंदुलकर ऐसे ऐप्स को कभी प्रमोट करते भी नहीं है इन जनरल। तो ये कितने मतलब कितनी बुरी तरह से यूज हो रहा है डीप फेक और एआई, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एआई के पॉजिटिव यूज नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव यूज है, लेकिन लोग पॉजिटिव यूज करें तब तो। इतने सारे नेगेटिव यूज अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं लाइक लोग कहते भी है कि एआई इज नाउ मोर डेंजरस देन ह्यूमंस, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई को डेंजरस बनाया ही ह्यूमंस ने है, इस तरह से यूज करके। ये इंसानी दिमाग ही है जो इतने लाइक एआई को इस तरह से यूज गलत तरीके से जो यूज कर रहे हैं एआई का, क्योंकि यार उसका एआई का पॉजिटिव भी यूज है, काफी जगह यूज हो रहा है एआई। अगर हम बात करें पिछले 3 सालों की, तो उसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का साइबर क्राइम हो चुका है जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक दिन में कितने फ्रॉड होते होंगे। क्योंकि अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो उसमें 43,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो दर्ज हो गए हैं। पूरे 1 साल में 43,000 से ज्यादा केस जो साइबर क्राइम के पास में कॉल करके किए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मेहकर सिंह कह रहे हैं 100 में से एक कॉल में कॉलर फंस गया तो उनका डेली टारगेट मीट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर एक टारगेट, अब जैसे कोमल ने थोड़ी देर बताया दिल्ली के डॉक्टर का केस, आप सोचो सिर्फ एक टारगेट उनका, वहां पर उन्होंने सिर्फ एक बंदा फंसाया और उससे 4.5 करोड़ रुपए ले लिए उससे। तो आप सोचिए कि अगर वो एक दिन में 100 कॉल कर रहे हैं, उसमें एक भी कोई फंस जा रहा है, तो आप सोचिए कि उनके लाइक उन्होंने अपना डेली टारगेट वहीं अचीव कर लिया, उनका काम हो गया वहां पे। अब उनको महीना भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चौपाल कह रहे हैं एनीथिंग वी टाइप ऑन फोन इज पब्लिक। बिल्कुल, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हो, अगले मोमेंट आपको वही चीज दिख जाती है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आपको वैसे ही चीजें सजेस्ट होने लगती हैं। फिर अतुल गोयल कह रहे हैं सीरी ऑलवेज लिसनिंग टू यू। सीरी, गूगल, ये जितने भी वॉइस असिस्टेंट है ये भी आपको सुन रहे हैं, ये भी आपके फोन को उसी तरह से पर्सनलाइज कर रहे हैं। गूगल को भी हम सारे परमिशंस देते ही हैं, हम सीरी को भी सारे परमिशंस देते हैं कि हाँ भाई आप हमारी आवाज सुन सकते हो। अब हम सोचते हैं कि अगर कूल सीरी लगेगा। अब अगर सीरी का किसी ने डेटा हैक करके किसी वेबसाइट पे लीक कर दिया तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी भाई। फिर आपको भी वही कॉल्स आएंगे कि हाँ लॉटरी लग गई सर आपकी, देखो आप ही की आवाज है ना, ये देखो। महकर सिंह कह रहे हैं कि इनोसेंट पीपल सफर्स एंड इट विल ब्रेक ट्रस्ट इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे। और चौपाल भी यहाँ पे कह रहे हैं पीपल विल स्टॉप हेल्पिंग एंड नीडी विल सफर। बिल्कुल, अब कल को अगर कोई सच में ऐसे नीडी इंसान रहा, कोई हमारा रिलेटिव रहा, दोस्त रहा, और वो नीड में रहा और उसने कॉल किया, हमने सोचा कि भाई डीप फेक है और ये वो, हमने मना कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा घाटा भी है भाई, इससे बहुत लोग सफर करेंगे। तो पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि जब से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है तो डेटा प्राइवेसी तो भूल ही जाओ कि है।
तो मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जितने भी एप्स या जितने भी वेबसाइट्स पर आप जाते हो डेली, उनको उतनी ही इंफॉर्मेशन दो जितनी आपको जरूरी लगती है, उतनी नहीं जितनी उनको जरूरी लगती है। वो तो आपसे लोकेशन का परमिशन भी मांगेंगे, फोन का फाइल्स का भी परमिशन मांगेंगे, वो हर तरह के परमिशन मांगेंगे, लेकिन आप उन्हें वही परमिशन दो जो आपके हिसाब से जरूरी है। कि हाँ भाई, अगर ये गेम है सिर्फ, तो इसे कोई जरूरत नहीं है मेरे फाइल्स को एक्सेस करने की, इसे कोई जरूरत नहीं है मेरे कैमरा को एक्सेस करने की या मेरे रिकॉर्डर को एक्सेस करने की। तो आप ये चीज नोटिस करो कि हाँ भाई, क्या ये ऐप को अगर मैं ये एक्सेस दे रहा हूं तो क्या ये जरूरी है। तो ये जब तक आप ये अगर आप सीख गए तो आपका डेटा जो है वो बहुत हद तक बचा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है आज के लोगों के लिए कि भाई आप जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं या जो भी चीज डाउनलोड करते हैं या कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो उसको अपना उतना ही डेटा दें जितना आपको जरूरी लगता है। अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूं, मुझे पता है कि हाँ चलो इसे ईमेल का एक्सेस चाहिए, क्योंकि ईमेल के थ्रू मेरी एक आईडी बनती है उस गेम में, जो मैं कोई दूसरा, मान लीजिए अगर मैंने मैंने इस फोन पे अपना गेम डाउनलोड किया, मैं खेल रहा हूं बिना ईमेल से अपनी आईडी बनाए हुए, तो क्या होगा कि कल को मान लीजिए ये फोन मेरा टूट गया और मुझे नया फोन लेना पड़ा, तो नए फोन में मुझे वो गेम फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर ईमेल के थ्रू मेरी आईडी बन रखी है उस गेम में, तो मैं अपने नए फोन में अपना ईमेल आईडी जैसे ही लॉगिन करूंगा, मेरे गेम में भी उतना प्रोग्रेस मेरा आ जाएगा, क्योंकि वो ईमेल से बैक्ड अप है। तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूं तो उसे ईमेल का एक्सेस देना जरूरी है, तो मैं ईमेल का एक्सेस दूंगा। क्योंकि पता है हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं जी, वो परमिशन मांगता है, हम अलो 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 हाँ, करते जाते हैं, हम ये नहीं देखते वो क्या परमिशन मांग रहे हैं हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी भूल करते हैं कि भाई जहां परमिशंस की बात आती है हम सब पे अलाउ 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 क्लिक करने लगते हैं। आप देखो कि क्या उस ऐप को उस परमिशन की जरूरत है कि नहीं, आपके हिसाब से क्या उसे जरूरत है आपके कैमरा को एक्सेस करने की। ज्यादातर टाइम तो हम यही नहीं देखते कि वो उसने परमिशन मांगी किस चीज की है। और आजकल तो कॉन्टैक्ट की भी परमिशन मांगते हैं कि कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस, ताकि उन्हें बाकियों के भी डेटा मिल जाए। आपके फोन में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपने किसी को कॉन्टैक्ट का अपना ये दे दिया, जैसे आप मान लीजिए व्हाट्सएप एक ऐप है, व्हाट्सएप को कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना बनता है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे अपने कॉन्टैक्ट से ही बात करते हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज आप किसी गेम को दे दे कि भाई हाँ ये गेम मेरा कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहा है, तो मैंने गेम को दे दिया, अब उस गेम के जितने भी वहां पर डेवलपर्स हैं, उनके पास आपके कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है, मतलब आपके जितने भी फोन में कॉन्टैक्ट्स हैं उसका भी डेटा इनके पास मौजूद है। ये उनको भी अब उस डेटा का क्या करेंगे किसी को कोई आइडिया नहीं। और चलिए मान लिया मैंने कि गेम वाले अच्छे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, गलती से उस गेम की वेबसाइट हैक हो गई या उस गेम का सर्वर जो है वो हैक हो गया और वहां से डेटा खींच लिया गया, तब तो आपका डेटा गया भैया जहां जाना है उसको, और लोग उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। फिर आपको आएंगे कॉल्स कि हाँ भैया आपकी लॉटरी लग गई है, और आप अगर उस पर डम रहे तो फिर आपने ओटीपी बता देना और आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाने हैं। यहाँ पर अतुल गोयल कमेंट कर रहे हैं, मुझे तो रजनीकांत की रोबोट मूवी याद आ गई। सर उसको आने में बहुत टाइम है लेकिन हाँ वो भी एक तरह से देखा जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। मैकर सिंह कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सम स्ट्रिक्ट लॉज इन दिस। एक्चुअली इसके बारे में आप लॉ बनाओगे कैसे, क्योंकि गूगल इंडिया का तो है नहीं राइट गूगल पे आप कुछ भी सर्च करो वो इंडिया का तो है नहीं, उस पे इंडियन गवर्नमेंट अगर लॉ बना भी देती है तो आपको थोड़ी पता है कि वो डेटा आपका, ठीक है वो डेटा इंडिया में नहीं बेचेंगे, यूएस में बेचेंगे, यूएस से कॉल आएगा आपको फ्रॉड कॉल, और फॉरेनर तो कॉल करते हैं, लोग बिलीव भी कर लेते हैं इंडिया में कि हाँ भाई बाहर का आदमी अंग्रेजी में बोल रहा है, सच बोल रहा होगा। अभी ऐसे ही लास्ट मंथ ऐसे फ्रॉड पकड़े गए जो यहाँ से बाहर के देशों में फ्रॉड कर रहे थे। वो उनको किसी भी चीज का पॉपअप दे रहे थे कि आपका ऐसे लॉटरी लग गई है, आप जैसे कि हमारे पास आते हैं ना कि मिंत्रा का आगे इतना % डिस्काउंट है, इतना % आपको ऑफर मिल रहा है, ये मिल रहा है, अगर गलती से भी उन पे क्लिक कर दिया तो उनके अकाउंट से पैसे उन्होंने
लगभग 100 के आसपास, $100 या ऐसे कुछ डॉलर में उन्होंने 1 घंटे में कुछ कमाए थे, ऐसा कुछ ऐसा मामला था। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि इंडिया का ही एक हैकर था कोई वेस्ट बंगाल से, जिसने कुछ नहीं किया, जिसने मतलब बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाले और सबसे सिर्फ 100 रुपए उठाए। अब ऑब्वियस ही बात है यार कि आपके बैंक अकाउंट में डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। बहुत लोग मिस कर जाते होंगे, हाँ भाई 100 रुपए ही तो निकले, हो सकता है किसी टैक्स में कटा होगा, किसी और चीज में कटा होगा, बैंक का कोई होगा। तो जब भी ऐसा कुछ आपको लगे कि भाई ये 100 रुपया क्यों कटा, आप 100 रुपए का भी हिसाब रखोगे, भाई ये 100 रुपया क्यों कटा, मिनी स्टेटमेंट निकालो, बैंक से पूछो कि ये 100 रुपया कहां से कटा, क्यों कटा, कैसे कटा। क्योंकि आप सोचो कि उस वेस्ट बंगाल के हैकर ने लगभग मेरे हिसाब से 20,000 या 25,000 बैंक अकाउंट से 100 रुपए उठाए थे। तो आप सोचो उसके पास कितने पैसे हो गए। सही बात है। लोगों को लगा कि हाँ भाई 100 रुपए है, किसी बैंक का कोई छोटा मोटा टैक्स होगा जो कटा होगा या फिर कुछ वैसा होगा, क्योंकि लोग खुद ही ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी चीजों। कहते हैं यार इतने रुपए तो थे, अगर किसी के गुम भी हो जाते हैं तो वो कहते हैं यार इतने रुपए तो थे, अगर किसी के बैंक से कट जाओ तो भी यही होता है, चाहे 100 नहीं यार बेशक 1000 रुपए कट जाओ तब भी वो यही सोचेंगे कि 1000 रुपए ही तो गए हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। भाई लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि भाई अभी ये 1000 रुपए गए, कल को अगर सोचिए आज 1000 गए, कल को उसके पास आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस है, कल को तो पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है चाहे तो, तब आप क्या करोगे। तो भी ये छोटी छोटी चीजें भी आपको नोटिस करने पड़ेंगे कि अगर कोई 10 रुपए 15 रुपए 100 रुपए भी आपके अकाउंट से खींच रहा है ना, तो कीप नोट ऑफ दैट कि हाँ भाई ये गए कहां, आपने पेमेंट किया है इसका कि नहीं। एक तो जब से यूपीआई के बहुत सारे फायदे हैं मैं मानता हूं, लेकिन यूपीआई के कारण क्या हुआ है ना कि लोगों की बैंक की पासबुक जो होती है ना वो 6-6 7-7 पेज की होने लग गई है। तो लोग उतना ध्यान नहीं देते कि हाँ भाई हमने ये ट्रांजैक्शन कहां किया, ये ट्रांजैक्शन कहां किया। क्योंकि अब पहले जब सिर्फ कैश यूज होता था तो लोग एक बार में ही 4,000-5,000 रुपए निकाल के अपने पास रख लेते, तो उसके बाद हफ्ते में एक बार एटीएम गए और हफ्ते भर का खर्च अपना निकाल लिया वहां से। उसके बाद फिर जब जरूरत पड़ती थी तब एटीएम जाते थे। और अभी तो हर कहीं यूपीआई, अब हर जगह यूपीआई होता है, तो आप 10 रुपए 15 रुपए के भी ट्रांजैक्शन के लिए आप स्कैनर खोल के उसको कर देते हो, तो वो आपके पासबुक में आता है। और पासबुक इसी के कारण लोगों का आजकल 8-8 9-9 पेजेस का पासबुक बन जाता है सिर्फ एक हफ्ते का, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब उसमें कहां 100 रुपए गए आपको खुद नहीं याद, आपको लगता हो कि हाँ भाई कहीं करा होगा पेमेंट। तो हमेशा आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हाँ भाई ये पेमेंट मैंने किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उस पर जरूर अपने बैंक को बताइए कि भाई ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है और मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए कि ये किस बैंक अकाउंट में गया है और ये कहाँ गया है। अभी कल की बात है, तो मुझे मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि उसने अपनी निकलवाई है पासबुक की, पूरा वो निकलवाया, रिपोर्ट निकलवाई है, लड़की थी मेरी फ्रेंड। तो उसने बोला कि मैंने निकलवाई है, तो उसमें क्या था 78 पेजेस, ओनली 6 मंथ। बताइए 6 महीने में 78 पेजेस का पासबुक। ये यूपीआई के कारण हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीआई एक खराब इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जिसके कारण लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई अब यार मेरे पास 500 रुपए का नोट है, अब 10 रुपए का मैंने कुछ खरीदना है, मेरे पास 10 का नोट नहीं है, मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई यार दुकानदार चेंज नहीं देगा, मैं चेंज कहां से लाऊं, सीधा बस स्कैनर खोला 10 रुपए पेमेंट कर दिया। लेकिन आपको इसमें यूपीआई की कोई गलती नहीं है, इसमें आपको जागरूक होने की जरूरत है कि हमें रिकॉर्ड रखना है कि हमने पेमेंट कहां करा है, कब करा है, कैसे करा है, चाहे वो छोटी सी छोटी पेमेंट क्यों ना हो, चाहे 10 रुपए की भी हो। अगर हम मान ले कि अगर किसी के अकाउंट से 10 रुपए भी कट रहे हैं तो टोटल मान लो कि 25,000 20,000 लोगों के अकाउंट से 10-10 रुपए कटे हैं, 2.5 लाख 3.5 लाख रुपए तो यही हो गए आपके। तो देखो, तो सोचिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस, कि आपने ये पेमेंट करी है, आपने ये भुगतान किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है, आपको पता है कि हाँ भाई ये 100 रुपए जो कटे हैं या ये 10 रुपए जो कटे हैं ये मैंने कहीं पेमेंट किया ही नहीं है, तो हमेशा अपने बैंक के पास जाएं और उन्हें बताएं, उनको इत्तला करें अपने बैंक को कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये मैंने नहीं किया है। अब बैंक आपको उसके बारे में फिर सारी इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया है ये इस बैंक अकाउंट में गया है और ये बैंक अकाउंट इस नाम पर रजिस्टर्ड है। तो आप फिर जाकर उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट, इस बैंक अकाउंट के होल्डर ने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे खींचे हैं।
तो बहुत जरूरी है अपने पेमेंट्स के बारे में रिकॉर्ड रखना। और अगर आपके पास ऐसे ही कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आती है, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। जी। सबसे पहले तो यार आप उठाओ ही मत। अगर आपके पास कोई अननोन कॉल आ रहा है, फ्रॉड कॉल आ रहा है, तो उठाओ ही मत, सबसे बेस्ट। लेकिन अगर आप उठा भी लेते हो और आपको कोई ब्लैकमेल भी करता है, तो घबराना नहीं है आपको, और उससे पहले आपको कॉल करना है साइबर क्राइम पर। उनका नंबर है 1930। तो नोट कर लो नंबर उनका, और जैसे ही आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उनको जाके कंप्लेंट करो, अपनी सब प्रॉब्लम उनको बताओ, वो आपका सॉल्व करेंगे। और चलिए, अगर आपने कभी किसी को कॉल किया, मान लीजिए आपको कभी किसी ने कॉल किया ऐसे, जैसे हमने बताया कि भाई आपका बच्चा जो है जेल में है उस वे में, तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपके बच्चे के पास फोन नहीं है, आप उससे क्रॉस चेक करके कंफर्म नहीं कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, तो ठीक है, आप उससे कहो कि ठीक है, आप मेरे बच्चे से मेरी बात कराओ। अब जब वो बात कराते हैं तो उससे कोई ऐसा सवाल पूछो जो सिर्फ आपको और उसको पता हो। उससे पूछो कि हाँ भाई, तेरे 10th में कितने परसेंटेज आए थे। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, कितना भी बड़ा फ्रॉडस्टर हो, उसको ये थोड़ी पता होगा कि भाई 10th में उसके बच्चे को कितने नंबर आए थे। आप उससे पूछो कि हाँ भाई, 10th में तुम्हारे कितने परसेंटेज आए थे, बताओ। अगर आपका बच्चा सच में होगा तो उसे पता होगा, अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, उसे नहीं पता होगा। अदरवाइज यार सबकी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, सबकी अपनी पर्सनल बातें होती ही हैं, तो आप उनसे उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ दो जो सिर्फ उसी को पता हो, जो सिर्फ उसको पता हो, या फिर आपकी फैमिली में ही लोगों को पता हो, फैमिली के बाहर के लोगों को नहीं पता हो ये बात। क्योंकि इतनी डिटेल तो वो भी नहीं निकाल सकते हैं, फ्रॉड भी नहीं निकाल पाएगा। इतनी डिटेल तो वो निकालेंगे नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उम्र, नाम, ये सब पता कर सकते हैं। कहाँ पर रहते हैं आप, या फिर आपके पास फोन कौन सा, ये सब पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ पूछो उनसे जो सिर्फ आपकी फैमिली की बात हो, तो जब अगर वो नहीं बता पाए तो फिर समझ जाओ कि फ्रॉड कॉल है। तो ये होती है कुछ ट्रिक्स जिससे आप इन फ्रॉडस्टर से बच भी सकते हो। जैसे मैंने भी जो शुरुआत में ट्रिक बताई, अगर आपको पता करना है कि ये फोन कहां से आया और किससे आया है, तो ट्रू कॉलर पे आप कभी भी नाम चेंज कर सकते हो, जिसके कारण बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब आप उसकी का नंबर कॉपी पेस्ट करके किसी यूपीआई ऐप पर डाल देते हो ना, तो ऑब्वियस ही बात है, बैंक अकाउंट में तो मोस्ट ऑफ द लोग अपना सही नाम ही बताएंगे, तो उसके बैंक अकाउंट का नाम आपके सामने रिफ्लेक्ट करने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है। और अगर उससे भी आपको शक हो रहा है कि हाँ भाई उसने बैंक अकाउंट भी किसी दूसरे नाम से खोल रखा हो, तो आपके पास साइबर क्राइम का नंबर है ही 1930। चलिए 1930, पक्का ना? पक्का। चलिए 1930 आपके पास नंबर है ही, उस पर आप कॉल। और एआई की भी अगर आपके पास वीडियो कॉल आती है, तो जैसे कि हमने बताया, आप उससे चेक कर सकते हो कि वो कॉल सही है या फिर एआई से बनाई हुई है। तो अगर आपको भाई हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सावधान रहें और सतर्क रहें, और देखते रहें स्टूडियो अड्डा।